हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एसएससी सीजीएल की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिस्कशन नंबर 12। और ये पेपर हुआ था 18 जुलाई 2022 को 23 को, और ये है उस दिन का चौथी शिफ्ट का पेपर। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं, करने जा रहे हैं चौथा शिफ्ट का। तो आज 18 जुलाई वाला पेपर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे 19 जुलाई का, ठीक है ना। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व ही कर लिया होगा। और चलिए देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ऑन योर स्क्रीन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंटोनिम। एंटोनिम किसका बताना है आपको। इस सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है एंड दैट इज पोलाइट। पोलाइट का आपको एंटोनिम बताना है। तो पहले आप पोलाइट की मीनिंग समझो क्या होती है। पहले सेंटेंस पढ़ लो, फिर आपको पोलाइट की मीनिंग बताता हूँ मैं। तो आई अंडरस्टैंड योर पोलाइट। आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझ रहा हूँ। योर पोलाइट, पोलाइट का मतलब वैसे जो वर्ड होता है पोलाइट, वो मीनिंग होती है दुर्दशा। दुर्दशा कब होती है? आदमी की जब बहुत कठिन परिस्थिति होती है, जब बहुत मुसीबत होती है, तो उसको कहते हैं पोलाइट। कठिन परिस्थितियाँ, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ठीक है, वो दुर्दशा है। तो प्रेडिकेमेंट सेम होता है। पोलाइट का मतलब प्रेडिकेमेंट होता है, जो दुर्दशा, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, दैट इज प्रेडिकेमेंट। और क्वांडरी जो लिखा हुआ है, क्वांडरी इज आल्सो प्रेडिकेमेंट, ठीक है। तो तीन वर्ड आपके पोलाइट, प्रेडिकेमेंट और क्वांडरी सेम है। पोलाइट, प्रेडिकेमेंट, क्वांडरी, ये क्या है? सेम वर्ड है। आप साइनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं इनका। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फ़ायदा। तो पोलाइट में क्या होती है? दुर्दशा होगी, मुसीबत होगी। इसका उल्टा क्या होगा? एडवांटेज मतलब फ़ायदा होता है, आप लाभ की स्थिति में होते हैं। और डायलेमा क्या होता है? मन की स्थिति होती है जब हम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते। अ काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच वी आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। क्या करें क्या ना करें, जब हम इस सिचुएशन में होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायलेमा, ठीक है। इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं, ना साइनोनिम है ना एंटोनिम है। एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो एडवांटेज एक पॉजिटिव वर्ड है और यही आपका आंसर बनेगा पहले वाले का। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है साइनोनिम, और किसका बताना है? सर्टेन का। सर्टेन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ एकदम निश्चित होती है, एकदम पक्का होता है, ठीक है। तो सर्टेन का साइनोनिम बताना है। तो डाउटफुल क्या हो जाता है? उसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? आपको सहमति मिल गई, हामी मिल गई। और कॉशन का मतलब क्या होता है? सतर्कता होता है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है, पक्का होता है, ठीक है। तो आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सर्टेन का मतलब हुआ निश्चित, ये आया आपका निश्चित। मीनिंग आपको पता है, बता दिया था, निश्चित। निश्चित का अब क्या होगा? ये डेफिनेट होगा निश्चित की मीनिंग में, ठीक है ना। सर्टेन का क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। बाकी सब का मतलब मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में वंस मोर यू विल हैव टू टेल द साइनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। और अंडरलाइंड वर्ड क्या है? डिग्रेडेशन है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है इतना बड़ा, उसमें पढ़ लीजिए, चाहे ना पढ़िए, पढ़ के दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे आप ऐसे बता देते हैं। इन द 2030 एजेंडा, मतलब 2030 का जो एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेंबर स्टेट एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट to protect the planet from degradation and take urgent actions on climate change। तो यहाँ डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? गिरावट होता है, पतन होता है किसी स्थिति में, जो हम जिस स्थिति में है। जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब अभी एनवायरनमेंट में जितनी ऑक्सीजन है उससे कम हो जाए, या जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ज़्यादा हो जाए, तो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है। पेड़ पौधे कम हो जाए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है। आपको जितनी नॉलेज है वो कम हो जाए तो इंटेलेक्चुअल डिग्रेडेशन हो जाता है। तो गिरावट या कमी के लिए आता है, ठीक। साइनोनिम बताना है आपको। डीजेनरेशन का मतलब क्या होता है? वो चीज़ हमारी फिर से पैदा नहीं हो रही है, ठीक। काम चलाओ साइनोनिम है अभी। हजार्ड का मतलब खतरा होता है, ये लगेगा नहीं यहाँ। अप्रूवल मतलब सहमति। देखो इसके पहले वाले में भी अप्रूवल था, यहाँ भी अप्रूवल है। इन लोगों को वर्ड ही में नहीं मिलते, ऊपर वाला काट लेते हैं। पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन प्रदूषण होगा, एक ये कारण हो सकता है डिग्रेडेशन का, लेकिन डिग्रेडेशन की साइनोनिम नहीं होगी। तो साइनोनिम क्या होगा? डीजेनरेशन होगा, ठीक। डिग्रेडेशन में भी गिरावट आती है, कम होता है, और डीजेनरेशन में भी गिरावट आती है, कमी आती है।
तो ये आपका साइनोनिम हो गया पहला वाला। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या करना है आपको, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसकी जगह पर आप सब्स्टिट्यूट करो। तो सब्स्टिट्यूट करो, देखिए ये अगर सही है तो नहीं सही है, हालांकि सही है नहीं क्योंकि यहाँ देखो 4 के चारों ऑप्शन में नो सब्स्टिट्यूशन कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आपको बदलना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू रिप्लेस द वर्ड विद एनी ऑफ दीज विच एवर इज सुटेबल इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, मतलब मुसीबत के समय में, कठिनाई के समय में। सी प्रेज फॉर एन ओरेकल टू गाइड हर। ओरेकल का मतलब क्या होता है, आकाशवाणी। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमको गाइड करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए। तो ये जो प्रे है वो प्रार्थना करने के लिए होता है। देखो 2 प्रे होते हैं, एक PREY होता है, ये प्रे होता है शिकार, ठीक है ना, जैसे शेर वगैरह जिनका शिकार कर लेते हैं उसको प्रे कहते हैं। जो प्रार्थना करने वाला प्रे होता है वो PRAY होता है, और आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि प्रे में हमको S लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेट्स फाइंड आउट वंस मोर। सी क्या है, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद हमको सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए। सिंगुलर वर्ब का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप S लगाओगे तो आपका आंसर प्रेज होना चाहिए। ये वाला प्रे नहीं हो पाएगा। और ये वाला प्रेज क्या होता है, प्रशंसा या तारीफ करना। तो वो ईश्वर से प्रे करती है, ना कि प्रशंसा करती। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें एरर बतानी है। लिखा है माई मदर सेड दैट बेन विल डन। ओहो हो सेड यहाँ लिखा हुआ है। सेड के साथ पहली बात तो विल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वुड लगेगा। दूसरी बात डन नहीं होगा, वुड के साथ डू लगेगा। विल के साथ भी डू ही लगता, विल के साथ डन ना लगता। दूसरी बात ये जो टुडे है ना, गलत ये भी है। क्यों गलत है बता सकते हैं, बताइए। ये इनडायरेक्ट में है, ये दैट लगा हुआ जहाँ इन्वर्टेड कामा लगा था, और ये सेड लिखा हुआ है पास्ट में, तो टुडे का दैट डे हो जाना चाहिए। इसमें एरर 2 हिस्से में है। कहाँ एरर है, एक विल डन में एरर है और एक दैट डे में है। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला ब्लंडर है तो ये वाला लेंगे हम लोग, क्या होगा, विल डन वाला। चूँकि ब्लंडर है, टुडे से तो काम खैर चल भी जाएगा। हालांकि अगर वहाँ पे वो डू लिखा होता तो टुडे गलत होता। एग्जैक्टली वो गलत है इनडायरेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग। बट विल डन एक ब्लंडर है, इसलिए हम इसी को प्रेफर करेंगे। तो विल डन गलत हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा माना जाएगा, पहला। और आपके आयोग ने, SSC ने भी इसी को इनकरेक्ट माना भी था, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। कराओक, द कराओक प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्राम होगा भैया, हमें नहीं पता कौन सा प्रोग्राम है। द कराओक प्रोग्राम वॉज प्लान्ड बाय द क्लब, ठीक है। आगे लिखा है वाज अ ग्रैंड सक्सेस। ओह, 2 बार तो वाज नहीं लग सकता है, तो हमको पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब आपको बताते हैं, ये जो लिखा है वाज अ ग्रैंड सक्सेस, तो ये वाला वाज तो अंडरलाइन नहीं किया गया है। और कराओक प्लान जो होता है ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब हो गई वाज प्लान्ड। तो यहाँ जो वाज प्लान्ड बाय क्लब लिखा है, इसका वाज आप हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पार्टिसिपल, ठीक है। कराओक प्रोग्राम प्लान्ड बाय द प्लान्ड बाय द क्लब, वाज, उसके बाद वाज लगाओगे तो वाज इसकी वर्ब हो जाएगी। ये वाज हटा दो आप, प्लान्ड बाय क्लब रखिए, वाज मत लगाइए यहाँ पे। तो ये होगा प्लान्ड बाय द क्लब, ये वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो अवेरिश की स्पेलिंग ही गलत है, ये पहला ही मिल गया हमको। AVARICE होता है, ठीक है ना। क्या होगा, AVARICE। अवेरिश का मतलब क्या होता है ना, ग्रीड, लालच, ठीक। क्या होगा, ग्रीड, इसको कहते हैं लालच, ठीक। आंसर आपका हो गया, कौन सा हो गया, पहला वाला। S नहीं होगा इसमें। बाकी सब सही है, बीज सही है, एडमोनिश सही है, एडवर्ब सही है। बीज का मतलब क्या होता है, बीज नहीं होते इसको बेज पढ़ा जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बेज। बेज का मतलब होता है डार्क येलो, क्या होगा, डार्क येलो। एक कलर होता है गहरा पीला होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी को कोसना, बुरा भला कहना, आप उसको पसंद नहीं करते इसलिए। तो रिप्रोच हो गया भर्त्सना करना, कोसना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको कंडेम करना, ठीक है, समझ गए। तो आपका आंसर हुआ पहला वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन है भैया, देखो क्या करना है, इसमें स्पेलिंग बतानी है कि किसमें सारे वर्ड की स्पेलिंग एकदम से करेक्ट लगी हुई है। तो यहाँ देखो, द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की सही है, वाज टर्मिनेटेड,
टर्मिनेटेड, अब यही गलत हो गया। टर्मिनेटेड में यहाँ पे एन के बाद ए होना चाहिए। बाय म्यूचुअल, म्यूचुअल गलत है, MUTUAL होता है, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट, कंसेंट की ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एग्रीमेंट, यहाँ भी गलत है, छोड़ दो, ये नहीं हो पाएगा। अब यहाँ लिखा द एग्रीमेंट सही है, वाज सही है, टर्मिनेटेड सही है, बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये 8वां वाला जो है वो एकदम से पूरी की पूरी स्पेलिंग सही है। 9वें में आ जाओ तो यहाँ पे टर्मिनेटेड में देखो TAR लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, तो ये तीसरा वाला गलत हो गया। और इसमें देखो म्यूचुअल तो सही है, कंसेंट में C लगा हुआ है, ये गलत हो गया, S होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। मतलब फाइनली दूसरा वाला ही क्वेश्चन है जो आपका एकदम से सही है, ठीक। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बताओ। टू बी इन टू माइंड्स, टू बी इन टू माइंड्स का क्या मतलब हो सकता है, बताइए आप। टू बी इन टू माइंड्स मतलब क्या हुआ, जब आपके दिमाग में दो चीज़ें चल रही होती हैं, आप दो चीज़ें सोचते हो, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाने, तो ये कौन सी स्थिति होती है, एकदम से अनसर्टेन कंडीशन होगी। क्लियर ना। चलिए, जब दो माइंड में होंगे आप तो अनसर्टेन होंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फिर से इडियम है, ठीक है। अब इसमें अंडरलाइन लिखा हुआ है, लेकिन गलती से यहाँ पे अंडरलाइन हुआ नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ। लिखा है कि हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, यहाँ कुछ नहीं होगा। हिज फॉलिंग फाउल ऑफ एवरीबडी, ये है आपका फॉलिंग फाउल ऑफ एवरीबडी, मतलब टू फॉल फाउल ऑफ एवरीबडी का मतलब क्या होता है कि हम हर किसी से झगड़ा कर रहे हैं। इफ़ यू फॉल फाउल ऑफ एवरीबडी, इसका मतलब आप हर किसी से क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। तो ये हो गया क्वेरलिंग विद एवरीबडी, ठीक है। चले आगे, आगे आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, फॉन्ट छोटे हो गए हैं, इसका मतलब कि क्वेश्चन बड़ा है। तो चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं हम लोग इसको पूरा पूरा। द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज क्रीमी बॉक्स टू हर एज ही वुड गेन अ बिग मार्जिन। जो शॉपमैन था, जो दुकानदार था, वो बहुत इंटरेस्टेड था अपने क्रीमी बॉक्स को उस लड़की को बेचने के लिए, क्योंकि इससे उसको बड़ा मार्जिन मिलने वाला था, बड़ा फ़ायदा मिलने वाला था। चलिए, द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्सक्विजिट लिटिल इनेमल बॉक्स। तो जो दुकान में आदमी बैठा था काउंटर पे, उसने उसको बहुत ही एक्सक्विजिट, बड़ा खूबसूरत छोटा सा इनेमल बॉक्स, जिसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई थी, ऐसा बॉक्स दिखाया, विद अ वेरी फाइन ग्लेज ऑफ एज इफ बेक्ड इन क्रीम। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्रीम में सेका गया बॉक्स हो, ठीक है। आगे आ जाओ। एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बॉक्स बहुत महंगा था, प्राइस्ड 28 गिनीज, उसकी प्राइस 28 गिनी थी। तो सी आस्क्ड द शॉपकीपर टू कीप इट फॉर हर, तो कहा कि मतलब रख दीजिए इसको। आगे लिखा कि सी वेंट इनसाइड अ लिटिल एंटीक शॉप, वो जाती है एक बहुत ही एंटीक दुकान में, जिसमें बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें बिकती थी, इन कर्जन स्ट्रीट। आगे लिखा कि दिस वाज यूजुअल शॉप वेयर शॉपकीपर वाज रिडिक्यूलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर, और यहाँ का मतलब एक ऐसी शॉप थी, यूजुअल थी, जहाँ का जो शॉपकीपर था वो उसको मतलब बड़ी तत्परता से उसकी सेवा वह किया करता। पहले जाती रही होगी तो बड़ी मतलब खुशी से, बड़ी मतलब उसकी बहुत अच्छे से उसको बढ़िया से अटेंड करता था, इसलिए वो वहाँ पे गई थी लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ऊपर वाली तो दुकान के अंदर की कहानी है, ये दुकान के अंदर की कहानी है, ये दुकान के अंदर की कहानी, ये भी दुकान के अंदर की कहानी है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले वो दुकान के अंदर जाती है, ठीक है। उसके बाद ये सेल्समैन दिखेगा, जो काउंटर पे बैठा हुआ एक आदमी है, वो उसको दिखता है, तो उसने उसको ऐसा बॉक्स दिखाया। फिर अब बॉक्स के बारे में कहानी चलेगी, ठीक है ना। बॉक्स के बारे में कहानी चलेगी, तो अब क्या होगा, वो उस बॉक्स को बेचना चाहता था, उसको जानबूझ के बेचना चाहता था। अब देखो उसमें उसको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए। तो एक बार फिर से आ जाओ क्रम में। सबसे पहले क्या हुआ, पहले नंबर पे आ गया आपका डी, ठीक है। दुकान के अंदर जाएगी, फिर दुकानदार उसको बहुत अच्छे से सर्व करना चाहेगा, ये हो गया। उसने दिखाया क्या, एक लिटिल इनेमल बॉक्स। अब उस बॉक्स के बारे में आ जाएगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड उसको बेचने में दिख रहा था। क्रीमी बॉक्स, यहाँ लिखा है ना क्रीमी बॉक्स, और यहाँ लिखा है जैसे लग रहा था जैसे वो क्रीम में बेक किया गया हो, ये लिखा है एज ए बेक्ड इन क्रीम, तो ये क्रीम के बाद ये क्रीमी आ जाएगा, तो ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा क्या होगा, बॉक्स बहुत महंगा था। अब बॉक्स की विशेषता बताने के बाद कहेंगे बहुत महंगा था, इसलिए उसने कहा कि ये हमारे लिए
रख दीजिए। तो डी के बाद बी होगा, बी के बाद ए होगा, ए के बाद सी होगा। कहीं आंसर मिल जाए तो बताइए। DBSE का दिया, ये है DBSE। आपका आंसर कौन सा हो गया? चौथा वाला हो गया। अब आगे आ जाओ बच्चा लोग 12वें नंबर पे, देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। वन वर्ड दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका? एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसे जानवर जो ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन का मतलब जो पानी में, जल में, दोनों में रह लेते हैं। मैराइन का मतलब क्या होता है? मरीन, जो भी मरीन एनिमल होते हैं वो पानी में ही रहते हैं। और आर्बोरियल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू प्लांट, मतलब क्या हुआ? प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, पौधों से रिलेटेड होती है, उसको आर्बोरियल कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब केवल स्थल पर जो रह पाते हैं उनके लिए हो जाएगा टेरेस्ट्रियल। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर कौन सा हो गया? एम्फीबियन हो गया। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं कि आप इसको पैसे में बदलिए। पैसे में क्या दिया हुआ है कि राहुल नोज शाहबाज सिंस चाइल्डहुड, नोज लिखा हुआ है। तो क्या वर्ब में एस लगने का मतलब क्या हुआ? अब आप इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढिए। इसमें कहाँ इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है? तो ये वाज लगा हुआ है, नहीं होगा। इज नोन यहाँ लिखा, हैज नोन होगा नहीं, नोन ये होगा नहीं खाली, तो कौन सा होगा? शाहबाज इज नोन। एक ही में इज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट में आज का क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपका। एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। एक वर्ड है जिसकी आपकी एंटोनियम बताना है। एंटोनियम किसका एंटोनियम बताना है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्ड होगा आपका ब्लूमिंग, ठीक है ना? ब्लूमिंग वर्ड की एंटोनियम बतानी होगी। द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग, ये है, ठीक है? तो द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग, उनके बीच का जो प्यार है वो क्या है? एकदम ब्लूमिंग कर रहा है, ठीक? तो ये आंसर। तो ब्लूमिंग का मतलब क्या हुआ? खिलता हुआ, बढ़ता हुआ, परवान चढ़ता हुआ। तो ये ब्लूमिंग के लिए आप क्या लगाओगे? फ्लोरिशिंग का मतलब ब्लूमिंग ही हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। ग्रोइंग भी बढ़ रहा होगा। स्प्राउटिंग मतलब उसमें अंकुर फूट रहे हैं। ये तीनों साइनोनिम होगा। फेड का मतलब क्या होता है? मुरझाना। तो ये मुरझाने के लिए लगा है, यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है? तो ब्लूमिंग का अपोजिट हो जाएगा मुरझाना, फेडिंग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर 15। देखें 15 में क्या कह रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका है? समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है, जिसके बिना आपका काम नहीं चलता। दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, जिसके बिना हमारा काम ना चले, ऐसे को हम कहते हैं इंडिस्पेंसेबल, ठीक है? अपरिहार्य हिंदी में कहते हैं, अपरिहार्य मतलब इंडिस्पेंसेबल, कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। आपका आंसर हो गया थर्ड आंसर। और जानना चाहते हो तो इंसुलर का मतलब क्या होता है? द्वीपीय होता है। द्वीपीय का मतलब क्या होता है? जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है। आइसोलेटेड मतलब सबसे एकदम वीरान, अलग, अकेला। इनटॉलरेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाता है, ठीक है? आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 आपका। तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 में देखो फिर से एरर आ गई, लिखा है मिस्टर राम कुमार द कैशियर, आर। अब भैया आर किसके लिए लगा है? मिस्टर राम कुमार के लिए। तो मिस्टर राम कुमार के लिए आर क्यों लगेगा? इज होना चाहिए कि नहीं? तो गलती कहाँ है? कहाँ है? ये है आपका, ठीक है? तो ये रहा आपका थर्ड वाला आंसर। ये तो बहुत ही आसान था। अब आ जाओ आपके 17 नंबर पे। 17 में क्या करें? वही सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है? देखियो एवरी सिंगल डे अनवॉक, तो ये यहाँ से ये अंडरलाइन किया हुआ है और इत्तफाकन गलती से, मेरी गलती है, मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर पाया हूँ, ठीक है? तो चलिए अब इसको इम्प्रूव करिए। आयरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाय वॉक। तो बाय वॉक नहीं होता भैया, बाय वॉक नहीं होता, बाय वॉकिंग लगाओ या तो ऑन फुट यूज करो, ठीक है? क्या होता है? या तो बाय वॉकिंग या तो ऑन फुट। पैदल के लिए है ना, वो वहाँ जाया करती थी, ऑन फुट मतलब पैदल जाया करती थी, तो ये है ऑन फुट, पैदल जाने के लिए, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहे हैं? इसको पैसिव वॉइस बनाना है। दे विल नॉट वाटर द प्लांट। विल नॉट है तो क्या करोगे आप? विल के साथ नॉट लगेगा ही लगेगा, विल नॉट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा? बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लांट्स पहले कर दो। द प्लांट्स विल नॉट बी वाटर्ड, तो द प्लांट्स पहले आ जाएगा, पहले प्लांट आएगा, दे नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। द प्लांट्स विल ढूंढिए, अब ये आर लगा हुआ, ये नहीं लगेगा। यहाँ लिखा है विल नॉट बी, यहाँ लिखा है विल नॉट बी, ठीक है? दोनों में सही है। वाटर्ड यहाँ तक सही है, बाई तक सही है। बाई के बाद क्या लगा होगा? यहाँ दे लिखा हुआ है, दे लगा हुआ है, तो देम होना चाहिए ना, आज कहाँ से होगा? तो ये तीसरा वाला सही हो गया, ठीक?
चलिए और आगे चलते हैं, 19 नंबर पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आंसर किसको सब्स्टिट्यूट करना है, देखो फिर मैं गलती आज अंडरलाइन करने वाली गलती मतलब हो गई है मुझसे, भारी भूल हो गई, कई क्वेश्चंस में मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। यहाँ देखिए लिखा है सेल इट्स स्टेक इन सब्सिडरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा है सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडरी, ये आपका मिला, ठीक है, इतना पोर्शन अंडरलाइन होगा। तो चलिए देखते हैं, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल, ये कंपनी है जो डिसाइड कर रही है, तो ये देयर किसके लिए लगा है, कंपनी के लिए लगा है, तो कंपनी के लिए देयर नहीं होगा, क्या लगेगा, इट्स लगेगा, ठीक है ना, इट्स स्टॉक इन देयर, देयर का मतलब क्या हुआ, ये देयर भी नहीं होगा, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आप ढूंढ लीजिए जहाँ पर दोनों इट्स दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ सेल के बाद देयर लिखा हुआ है, होगा नहीं, यहाँ पे सेल के बाद देयर लिखा है, होगा नहीं, यहाँ लिखा है सेल इट्स स्टॉक इन इट्स सब्सिडरी, आपका चौथा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना, प्रोनाउन की गलती थी, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 आपका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में भैया क्या पूछ रहे हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। फिर देखिए एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, और आज मैं अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, ठीक है, बहुत अंडरलाइन आ गया है। तो इसमें जानते क्या होगा, द ट्रक वाज कैरिंग अ हैवी लोड, हैवी ये अंडरलाइन है, ठीक है, यही वर्ड है जो अंडरलाइन है, हैवी लोड। तो हैवी का मतलब क्या हुआ, भारी, उसका एंटोनिम लगाओगे तो हल्का हो जाएगा, हल्का क्या है, लाइट, क्योंकि मासिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा या विशाल हो जाएगा, बिग बड़ा होता ही है, लार्ज बड़ा होता ही है, तो एक ही है यही हल्का वाला, ठीक है, लाइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक की फिर वही कहानी पुरानी वाली, चलिए पढ़ के देखते हैं। वार इज मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड, जो वार है, जो युद्ध है, उसको ज़्यादातर ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई करने का मतलब उसकी तारीफ किया जाना, उसकी प्रशंसा किया जाना। एंड डैश, अब यहाँ पे एंड मिला है तो इसका मतलब ग्लोरीफाई से मिलता जुलता यहाँ भी लिखोगे, कोई तारीफ करने वाला जैसा वर्ड मिलेगा, अप्रिसिएटेड वगैरह टाइप का। बाय सोसाइटी, जनरली युद्ध को समाज क्या करता है, बहुत प्रशंसा किया करता है, ग्लोरीफाई किया करता है। द रियल पिक्चर ऑफ वारफेयर इज एज हॉरिफिक, जो वारफेयर जो युद्ध होता है उसकी जो रियल पिक्चर है वो क्या होती है, वो बड़ी हॉरिफिक होती है, डरावनी होती है। एंड डैश, तो यहाँ भी क्या लगाओगे, वही हॉरिफिक से मिलता जुलता वर्ड यहाँ भी लगा लो, क्योंकि यहाँ भी एंड से कनेक्ट कर रहे हो। एज वन कैन इमेजिन, आगे लिखा है कि ऑफन सोल्जर्स हु विटनेस डेथ लाइक एक्सपीरियंस सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अक्सर ये होता है कि वो सैनिक जो एकदम डेथ की जैसी सिचुएशन को सफ़र करके आए होते हैं, उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। एंड आर डैश फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, वो पूरे जीवन के लिए वो उस फोबिया के शिकार हो जाते हैं। मेनी वार पोएम्स, बहुत सारी वार पोएम्स हैं, कंट्रास्ट ऑल द सेंटिमेंटल मिथ्स, जो सेंटिमेंटल मिथ है उसके अपोजिट में कंट्रास्ट में जाती हैं। अबाउट वारफेयर बाय डैश द हार्श रियलिटीज दैट सोल्जर्स फेस, ठीक है, उसको डैश करके, जो कि वो हार्श रियलिटीज, वो कठोर परिस्थितियां जो हमारे सैनिक उसको जिसको फेस करते हैं। द रियल ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, एक मेंटल सिचुएशन है। द रियल ट्रॉमा इज सीन इन पीपल, रियल ट्रॉमा उन लोगों में देखा जाता है हु आर लेफ्ट टू डैश फॉर देयर लव्ड वंस आफ्टर दे आर गॉन, जो मतलब रियल ट्रॉमा तो उन लोगों में देखा जाता है जो लोग अपने किसी करीबी से बिछड़ जाते हैं जिंदगी भर के लिए, जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं। लेफ्ट टू डैश फॉर देयर लव्ड वंस, जो जिन्हें वो प्यार करते थे उनसे बिछड़ गए, आफ्टर दे आर गॉन, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो, ठीक है। अब चलिए अब एक एक करके, पहले में क्या लगाओगे कि अब ग्लोरीफाइड, मोस्टली जो वार को क्या किया था, ग्लोरीफाई एंड डैश किया जाता है। तो ग्लोरीफाई करना मतलब प्रशंसा करना, एंड के बाद कुछ वैसा ही वर्ड लगाओगे तो क्या करोगे, सीमेंटेड किया जाता है, वो ग्लोरीफाई से मिलता ही नहीं। शार्पेंड किया जाता है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यूलोजाइज्ड, यूलोजाइज का मतलब होता है, किसका भी मतलब होता है प्रशंसा किया जाना, तारीफ किया जाना, तो ये लगा सकते हो, सेक्रीफाइस नहीं लगाओगे, ठीक है। अब दूसरे वाले में आ जाओ बच्चा, दूसरे वाले में ये वाला फिलर है, इसको लगाना है आपको, क्या करोगे, फिर यहाँ कहना है कि द रियल पिक्चर ऑफ वारफेयर इज एज हॉरिफिक, हॉरिफिक है, हॉरिफिक के बाद एंड लगा, एंड का मतलब हॉरिफिक से मिलता जुलता कोई वर्ड लगाओ। हॉरिफिक एंड डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग क्या होता है, विनाशकारी होता है। ये लेंथनिंग मतलब लंबा जाने वाला नहीं होगा। इंस्पायरिंग प्रेरणादायक, अगर इसके पहले हॉरिफिक लिखा हुआ है तो प्रेरणादायक तो नहीं हो पाएगा। हार्केनिंग मतलब सुनने से रिलेटेड है, यह भी नहीं होगा, तो डिवास्टेटिंग होगा, विनाशकारी, ठीक है कि नहीं, ठीक है।
तो चलो 22 में हो गया विनाशकारी। आगे आ जाओ, अब की बार ये 3rd नंबर पे हम लोगों को लगाना है। तो 3rd नंबर पे देखो क्या लगाना है, यहाँ आ जाओ। हमने कहा, यहाँ लिखा हुआ है कि अक्सर वो लोग, वो सैनिक जो युद्ध में एकदम मौत से के मुंह से निकल के आए होते हैं, उन लोगों के दिमाग में, अच्छा वो मौत के मुंह से बच गए हैं लेकिन उनके बहुत सारे साथी उनकी आंखों के सामने मौत के मुंह में चले गए, तो उन लोगों में एक मतलब साइकोलॉजिकल दिक्कत आ जाती है, डिसऑर्डर आ जाता है, एंड आर डैश फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, और मतलब पूरी जिंदगी के लिए बेचारे सुन्न से हो जाते हैं, जैसे मतलब बुद्धि ही नहीं काम की, जैसे लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन देख के आए होते हैं कि वो क्या करें अब ऐसी सिचुएशंस में। तो ऐसे में वो सेल का मतलब क्या होता है, खोल। जैसे नारियल है, नारियल के ऊपर एक कवर लगी होती है ना, तो उसको कहते हैं सेल्ड फ्रूट, जिसके ऊपर खोल लगी होती थी। ये होगा नहीं। नंब का मतलब क्या होता है, एकदम सुन्न हो जाते हैं दिमाग से, मतलब कुंद बुद्धि काम नहीं करती कुछ दिनों के लिए। क्रीप रेंगने के लिए लगेगा, होगा नहीं, हार्ड होगा नहीं। तो क्या होते हैं, ऐसे क्लोज एक्सपीरियंस करके आते हैं। वो उनके बगल में कोई बैठा हुआ है, उनके ठीक बगल में लेटा, गोली इनके कान के पास से सन निकलती गई, उस आदमी को लग गई। तो मतलब एकदम आदमी बहुत दिनों तक ये सीन अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता, सुन्न हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, 4थे नंबर पे देखो क्या लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना होगा। तो इन्होंने कहा कि मेनी वार पोएम्स कंट्रास्ट ऑल द सेंटिमेंटल मिथ्स। बहुत सारी वार पोएम्स हैं जो सेंटिमेंटल मिथ हैं उसके कंट्रास्ट में आती हैं अबाउट वारफेयर बाय डैश। वो क्या करती हैं, ये एक्सपोज की हैं जो सेंटिमेंटल मिथ है युद्ध को लेकर के, वो वीर रस और वो जोश जुनून। तो एक तो ये हो गया। इसके अगेंस्ट कुछ ऐसी पोएम्स हैं जो युद्ध की रियलिटी को लेके आती हैं, वार की रियलिटी को लेके आती हैं। कितने मारे गए, कि उनके बाद उनके घरों का क्या हाल होता है, क्या दुर्गति होती है। तो रियलिटी को जो लेके आएंगी उसके ठीक अपोजिट होंगी। तो ये क्या करेंगी, ये क्या करती हैं, हार्श रियलिटी ऑफ सोल्जर्स फेस। वो सैनिक जिन हकीकतों का सामना करता है, जिन रियलिटीज़ का सामना करता है, उसको क्या करते हैं, वो लोगों के सामने ले आते हैं, जो खुल के लिख देते हैं। ऐसी पोएम्स हैं। तो रियलिटी को क्या किया, रियलिटी को गिविंग करेंगे कि बीइंग करेंगे कि हार्डनिंग करेंगे कि एक्सपोज करेंगे, वो एक्सपोज कर देते हैं। तो बाय एक्सपोजिंग द हार्श रियलिटी द सोल्जर्स फेस। नेक्स्ट आ जाओ, ये आखिरी वाला क्वेश्चन है आज आपका। तो ये 26, ये आया आपका फिलर नंबर 5। यहाँ पे देखो क्या लगाना है आपको लास्ट वाले में। तो इन्होंने कहा द रियल ट्रॉमा इज सीन बाय इन द पीपल। रियल ट्रॉमा उन लोगों में देखा जाता है हु आर लेफ्ट टू डैश, जो डैश करने के लिए पीछे छूट गए हैं, फॉर देयर लव्ड वंस, जो उनके करीबी उनको छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए हैं। तो जो उनको छोड़ करके चलेंगे, जैसे मान लो हमारा कोई बहुत नियर एंड डियर, बहुत करीबी युद्ध में शहीद हो जाता है, तो हम उसकी मृत्यु पर क्या करेंगे, जिंदगी भर यही तो करेंगे ना, मौर्न का मतलब शोक मनाना, मातम मनाना। मेमोराइज, उसको याद करेंगे या थिंक करेंगे या रजिस्ट करेंगे। थिंक और रजिस्ट तो गोली मारो, मेमोराइज और मौर्न है। मौर्न का मतलब क्या होता है, उसको याद करते हैं, या मौर्न मतलब मातम मनाने थे। तो मेमोराइज छोड़ करके हम यहाँ क्या करेंगे, मौर्न करेंगे, क्योंकि पूरे पैसेज की जो टोन है, टोन निगेटिव वाली है। ठीक, टोन निगेटिव जा रही है कि मतलब युद्ध की जो विभीषिका होती है उसमें हमारा कोई नियर एंड डियर की अगर किसी से डेथ हो जाती है, तो हम उसके बाद ज़िंदगी भर उसकी मौत का मातम मनाते रहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया आपके 25 क्वेश्चंस कितने वाले सेट के, आपका सेट था आज का सेट नंबर 12। क्लियर। चलिए 300 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और अब हम करेंगे 19th वाला, 19 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट करेंगे हम लोग कल वाले सेट में। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इस समय आप लोग थोड़ा सा स्लो पड़े हुए हैं, मतलब कम, अभी देखिए पेपर थोड़ा दिन के बाद है तो वो जोश नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोग कर ले रहे हैं, अभी जो लोग कर ले रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, मतलब वो बढ़िया कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं देन दोज हु विल बी एक्साइटेड ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। वो मतलब 1 महीना रह जाएगा तो फिर शुरू हो जाएंगे, एक साथ में सब कुछ निकलना खाना शुरू कर देंगे। तो एक एक पूड़ी खाओ ना, 10-10 पूड़ी एक बार में क्यों खा रहे हो। तो आप करते रहिए, हम आपको लगातार देते रहें, आप इसी तरह कंटिन्यू रखिए। दोस्तों को सलाह दीजिए, अगर उनका मन हो करते हैं तो करते हैं डिस्कशन। कितनी देर लगती है यार, आधा घंटा का मैटर होता है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी समय इसी सेशन में। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।